एक नया बच्चा जो सीपीयू की तैयारी कर रहा है या आपकी तरह दिल्ली पुलिस में थानेदार बनना चाहता है, तो पढ़ाई के साथ फिजिकल, पढ़ाई भी प्रॉपर लेके चलता रहे, फिजिकल भी लेके चलता रहे, तो पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आप क्या देना चाहोगे? सर फिजिकल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीपीयू ना भी दे रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है। 1 घंटे वर्कआउट परमानेंट, जिससे कि बॉडी भी फिट रहे और माइंड भी फिट रहे। कि कोचिंग से ज्यादा आज के टाइम में सिलेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है ना, वो 2 चीजें हैं। एक आपका रिवीजन और एक आपका असेसमेंट। सुबह का जो टाइम है ना, वो आप रिवीजन में डिवोट करो। और सर रिवीजन मतलब जितना हो सके उतना ही इफेक्टिव है, मल्टीपल रिवीजन। जो एसएससी की तैयारी करने की जिस दिन सोची या जिस दिन प्लान बनाया, तो उस दिन स्ट्रेटजी क्या बनाई, कैसे क्या तैयारी करें? मेरे बुआ के लड़के जब थे वो तैयारी कर रहे थे एसएससी सीजीएल की, तो उनके साथ ऐसे दिल्ली आ जाया करता था और उनके पास बुक्स भी थी। वो 7300 आती थी आपकी विजार्ड ऑफ मैथ्स की। खाली टाइम में कोई खेलता है, कुछ करता है, मेरे को ये होता था कि किताब से क्वेश्चन करते हैं, वो अच्छी लगती थी मेरे को। अच्छा, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट से और एक पे क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज एक बच्चे के साथ बैठा हूँ, नाम है कपिल शर्मा। सीपीयू 2022 में इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, रैंक आई लगभग 390 और एसएसबी मिला इस बच्चे को। ज्वाइन नहीं किया। सीजीएल 2022 में पोस्टल असिस्टेंट पे इनका ज्वाइनिंग आया, ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जो इनको चाहिए दिल्ली वो नहीं मिला इनको वहाँ पे। सीजीएल 2023 में किसी कारण से रह गए, लेकिन सीजीएल 2024 में ऑडिटर मिला और 2024 में इन्होंने कैट का भी एग्जाम क्लियर किया, सीडीएस भी 3 बार एग्जाम क्लियर किया, लेकिन एसएसबी क्लियर नहीं हो पाया। और फाइनली सीपीयू 2024 में कपिल की जो रैंक है वो है 25। यस सर, है ना। और इसकी मुझे जहाँ तक लग रहा है इसकी प्रायोरिटी यही थी कि मैं दिल्ली में जॉब करूँ। यस सर, है ना। और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में इसका सिलेक्शन हो गया और 25वीं रैंक। तो कपिल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत मुबारक आपके सिलेक्शन के लिए। लेकिन मैं आपकी जब डिटेल पढ़ रहा था तो आपने सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की, और जो मुझे बता रहे थे बच्चे कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप करोल बाग में गए। जी सर। वो जर्नी क्या थी वो बता। सर आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, तो मैंने कहा अपना ऑप्शनल यही हो जाएगा और इसी से करेंगे। तो वहाँ पे जो मेरे कजन ब्रदर थे उनके साथ में रहता था, तो देखता था वो ऐसे कोई भी रैंडम एग्जाम उठा के दे रहे हैं और वो मेरे को बोलते थे यार बैकअप होना जरूरी है। एक अच्छा बैकअप हो तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ये होगा कि ये इतना तो हमने कर ही लिया। तो फिर मैंने सोचा यार जब बैकअप जरूरी है तो क्यों ना बैकअप भी अच्छा बना लें। तो मैंने वहां से थोड़ा माइंड को किया कि यार स्विच करते हैं, पहले बैकअप अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद यूपीएससी में फिर से एंटर करेंगे। बट ये था कि जितना सोचा था कि जितनी जल्दी हो जाएगा वो उतनी शॉर्ट जर्नी रही नहीं। मेरे को लग रहा था 1-1.5 साल में करके बैकअप हम दोबारा आ जाएंगे। और ये 2018 की बात है? नहीं, 2021-22। अच्छा, ग्रेजुएशन हुई थी 2021 में थे? यस सर। अच्छा, उसके बाद 21-22 में करोल बाग गए? यस सर, 21 में मिड ऑफ 21 में मैं करोल बाग आ गया था। उसके बाद फिर 6-7 महीने क्लास करके जीएस मतलब मैक्सिमम कवर हो गई थी जो मेन टॉपिक जो चाहिए थी रिक्वायरमेंट। तो फिर मैंने 22 में मुखर्जी नगर से शिफ्ट कर दिया अपना, वहाँ पे एसएससी की तैयारी फुल फ्लैश स्टार्ट कर दी। तो ऑफलाइन की क्या ऑनलाइन? सर मैंने ऑनलाइन करी थी। अच्छा। यस सर। और फिर मुखर्जी नगर क्यों आया ऑनलाइन की? सर थोड़ा वो माहौल के लिए, क्योंकि अच्छा। ये था कि एक अभी यूपीएससी में था तो एसएससी पे आ रहा था, तो थोड़ा ये भी था कि नॉलेज कम थी, तो एक थोड़ा माहौल बन जाएगा एसएससी का। हाँ, एक वो ओरा में जब सेट होते हैं तो फिर सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग घूमनी शुरू होती हैं। बच्चों से बात करते हैं एसएससी को लेके तो थोड़ा और मोटिवेशन मिलती है कि। तो जो एसएससी की तैयारी करने की जिस दिन सोची या जिस दिन प्लान बनाया, तो उस दिन स्ट्रेटजी क्या बनाई, कैसे क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? क्योंकि ये भी तो एक बड़ी लड़ाई होती है ना अपने आप में। एग्जैक्टली सर, थोड़ा बेसिक ये था कि मैंने मेरे बुआ के लड़के जब थे वो तैयारी कर रहे थे एसएससी सीजीएल की, तो उस वक्त मैं 12th में था, तो उनके साथ ऐसे दिल्ली आ जाया करता था। अच्छा। तो दिल्ली आता था तो आपके 1-2 क्लासेस मैंने लिए थे, तो मैथ्स का तो वो वहाँ पे मेरे को, मैं आपकी क्लासेस में भी एंटर कर गया था उनके साथ ही ऐसी। अच्छा। तो उनके साथ देखा कि मैथ्स की है और उनके पास बुक्स भी थी, वो 7300 आती थी आपकी विजार्ड ऑफ मैथ्स, वो बिल्कुल। तो वो मैंने एक एज ए इंटरेस्ट, मतलब मेरे को ये नहीं था कि एग्जाम ही देना है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट इतना आया कि हाँ यार ये बुक में मजा आ रहा है करने में क्वेश्चन। तो खाली टाइम में होता है ना कि खाली टाइम में कोई खेलता है, कुछ करता है, मेरे को ये होता था कि किताब से क्वेश्चन करते हैं, वो अच्छी लगती थी मेरे को। अच्छा। क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट थे और एक पे क्वेश्चन और उनका बहुत अच्छा सॉल्यूशन, और उसमें इवन ये भी मेंशन होता था कि आप गलती कहाँ करोगे, तो वो अच्छा लगता था। तो मैथ्स का तो सर वहीं से सेट था मेरा, कि मैथ्स मेरा पहले से ही ठीक रहा, उस कारण एक इंटरेस्ट था। और सर रीजनिंग तो ये था कि रीजनिंग बेसिक होती है, हर चीज की सेम ही होती है, तो मॉक्स से वो बहुत आराम से कवर हो जाती है।
और रीजनिंग की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती नहीं होती सर। और खासकर तुम जैसे बच्चों को नहीं पड़ती, सच बात है। जी सर। और सर जीएस का मैं करके ही आ रहा था, यूपीएससी का। हाँ, यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा जी था। सर। और इंग्लिश सर, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, थोड़ा इंग्लिश से टच में भी था। न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की हमेशा से आदत थी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आप हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, तो वहीं से मैक्सिमम इंग्लिश की वोकैब और आपकी ग्रामेटिकल भी ठीक हो जाती है द हिंदू से। द हिंदू से। और अभी मुझे कुछ लोग कह भी रहे थे, कुछ बच्चे मिले थे, वो कह रहे थे कि अब जो इंग्लिश आ रही है वो पुराने पैटर्न की तो नहीं आ रही है, टीसीएस वाले की, तो अब वही कर पाएगा जो थोड़ा सा स्कॉलर टाइप हो गया, जो थोड़ा मेहनत कर रहा होगा उसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से अभी। अच्छा, बहुत अच्छे से पूछा गया है सर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना पड़ रहा है अभी। तो द हिंदू हेल्प करता है उस चीज में? यस सर, न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है। और डेली लगभग कितना टाइम पढ़ते थे? सर उस वक्त ये होता था कि एडिटोरियल पढ़ता था मैं, एडिटोरियल या फिर एक एक्सप्लेन करके आता है, वो पढ़ता था। उसमें पूरा निचोड़ हो जाता है, मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें हो रही हैं, और फिर इंग्लिश भी उसमें एक अच्छे लेवल की होती है, तो वहाँ से हमारा सब कुछ हो जाता था। और फिर तूने ऑनलाइन तैयारी कैसे क्या की, मैथ की और बाकी सब्जेक्टों की? मैथ की तो सर करियर विल से ही मैथ्स का आपका 2022 का जो स्पेशल मैथ्स बैच था वो लिया था। और बाकी जीएस के लिए सर थोड़ा पीवाईक्यूज करवा दिए उन्होंने, तो वहां से कर लिया। बाकी मैं जीएस करके ही आ रहा था। हाँ, यूपीएससी तैयारी कर रहा था तो दिक्कत तो जीएस में यही था कि ठीक है मैं कर लूंगा, और जो मॉक्स में गलत होते थे उन्हें एक कॉपी पे लिख लिया और उन्हें एनालाइज करके अच्छा, मुझे इसी चीज को बताना कि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, एनालिटिक्स वाला जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा मतलब आज के टाइम में ज्यादा जरूरी वाला हिस्सा हो गया, और सही तरीके से एनालिसिस किया कैसे जाए वो भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अभी मैं एक श्योर 60 गुरुकुल है वहां पे गया हुआ था, गौरव सर ने खोला हुआ था, तो उन्होंने बुलाया था, तो मैं वहां देख रहा था उनका असेसमेंट। उन्होंने ऐसे 2-3 डायरियां बना रखी हैं, और मैं देख के हैरान रह गया कि कोई लोग श्योर 60 टाइप के लोग गुरुकुल ऐसे हैं कि ये इतना डीपली मेहनत कर जा रहे हैं उसमें। तो उन्होंने उसमें क्या कर रखा था कि मतलब डायरी बनी थी, एक बच्चे के लिए 3-4 डायरियां थी। उसमें ये था कि भाई पहला मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट इसने मैथ का दिया, कौन से चैप्टर का दिया, उस चैप्टर में उसके हिसाब से कौन से क्वेश्चन उसके ठीक थे, कौन से क्वेश्चन उसे आते थे, कौन से क्वेश्चन उसने तुक्के में करे हैं, कौन से उस क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो श्योर नहीं था, मतलब सही गलत उस तरीके से। तो ऐसा असेसमेंट कर रखा था। फिर इसी तरीके से उसका स्कोर सारा दे रखा होता था पूरा उसने, यानी उन्होंने इतना अच्छे तरीके से उसका असेसमेंट बांध रखा था कि हर दिन बच्चे को पता चलता था कि मेरी दिक्कत कहाँ है। और उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे मान लीजिए आप एक मॉक टेस्ट देने लग रहे हैं, और उस मॉक टेस्ट में मान लेते हैं सीपीओ का मॉक टेस्ट है या सीजीएल का मॉक टेस्ट, और 25 क्वेश्चन है, और उस 25 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर का क्वेश्चन लिखा रहता था कि भाई परसेंटेज से एक सवाल आया, प्रॉफिट एंड लॉस से एक सवाल आया, और फिर उसमें उसका असेसमेंट ये लिखा रहता था कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस का फलाना तारीख को जो टेस्ट हुआ उसमें सवाल सही था या गलत था, अगली तारीख को सवाल सही था या गलत था। तो उससे एक बच्चे को असेसमेंट आ जाता है कि हाँ मेरे इस चैप्टर में कहीं ना कहीं वीकनेस है, या मैं 60% ठीक कर पा रहा हूँ, 70% ठीक कर पा रहा हूँ। तो वहां तो वो गौरव सर हैं, वो इस काम को करते हैं श्योर 60 में। आप लोग कैसे असेसमेंट करते हैं? सर पर्टिकुलरली मैं भी ऐसे ही करता था कि कौन सा क्वेश्चन मैंने 1 गो में कर दिया, हाँ वो 1 गो में, और विद इन टाइम जो एवरेज टाइम हमारा होता है उसमें शो कर देता कि एवरेज टाइम ये लिया और आपने एवरेज टाइम से ज्यादा लिया है कम लिया। तो सर पहले तो वो क्वेश्चन जो मैंने एवरेज टाइम से ज्यादा लिए हैं वो मैंने एक कोई भी कलर, एक रेड कलर के पेन से अगर लिख दिए, तो वहीं जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं वो ग्रीन कलर के पेन से लिख दिए। उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरी पहले तो चारों सब्जेक्ट्स की बनानी है। उसके बाद जैसे मैथ्स में पर्टिकुलरली हर क्वेश्चन जो जिसमें टाइम ज्यादा लिया और जिसको गलत किया और जिसको स्किप किया उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो सर जो हमने जिनमें टाइम ज्यादा लिया उन पे 1-2 बार उन्हें रिवाइज करो, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लिया है, कंसेप्ट हमारे क्लियर है। बाकी जो गलत हुए हैं उनमें हमें ये लिखना है कि गलती हुई क्यों है, मतलब क्योंकि चीजें रिमाइंड नहीं हुई है, उस वक्त मैं भूल गया हूँ, फॉर्मूला भूला हूँ, या फिर कैलकुलेशन में एरर किया है, या फिर जो भी मैंने किया वो वहां पे लिखना है कि मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ। उससे क्या है वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है कि यार मैं ये गलती करता हूँ। और जो क्वेश्चन हमारे हुए ही नहीं है उन पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना, उसका मतलब है कि हमारा कंसेप्ट ही नहीं हुआ है। समझ गया। तो सर उस पे सबसे ज्यादा टाइम देता था। ऐसे ही सर जीएस में तो ऐसा नहीं होता, जीएस में तो चीजें हम जनरली भूलते ही हैं, बिल्कुल भूलने का ही होता है। इसमें तो एक ही डायरी आप बनाते जाओ वो हो जाएगी, मतलब बार बार रिवीजन। सर रिवीजन करने का मन नहीं करता, लेकिन रिवीजन इज द की। जनरल पॉइंट। अच्छा, अब इसी सवाल पर दोबारा आते हैं जी सर, क्योंकि सारे बच्चे देख रहे होंगे कि रिवीजन इज द की, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन रिवीजन करते कैसे थे? सर रिवीजन ऐसे है, मतलब
मेरा थोड़ा इम्प्रॉपर भी रहा है कि कल मान के चलो मैं रात को कुछ करके सोया हूँ और वो पूरी कॉपी मैंने वहीं पे टेबल पे रख दिया लाइब्रेरी में। मैं सुबह आऊंगा, कुछ नहीं, कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, जो कल मैंने रफ पेज भी किया है ना सर, वो मैं रख देता था। रफ पेज भी मैं देखूंगा कि कल मैंने ये चीज करी थी और ये बार बार लिखी थी, तो उससे मेरे को रिमाइंड हो जाती है चीजें कि हाँ कल मैंने यहाँ पे ये गलती करी। तो सर ये बहुत हेल्पफुल है। सुबह का जो टाइम है ना वो आप रिवीजन में डिवोट करो। बहुत अच्छा। यस सर। जबकि बहुत लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम जीएस को याद करो या उसको, लेकिन सच ये है कि आप पिछले दिन के बैकअप को पूरा मॉर्निंग में ही तैयार कर दो, है ना, वो बहुत जरूरी है। वो लगता है ऐसे कि हम कर चुके हैं, हमें सब आता है, लेकिन जब अगले दिन देखते तो वो फिर से ऐसे लगता है अरे हाँ ये तो मैं भूल रहा था। तो वो जब भी ऐसे ही क्लिक होता है एग्जाम में भी। और सर रिवीजन मतलब जितना हो सके उतना ही इफेक्टिव है, मल्टीपल रिवीजन। हाँ, रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेन रोल सर। और मैं सब बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा खुद का कैरियर एक प्लेटफॉर्म है उसके बावजूद भी, कि कोचिंग से ज्यादा आज के टाइम में सिलेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है ना, वो दो चीजें हैं। एक आपका रिवीजन और एक आपका असेसमेंट। जो आप कर रहे हो उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। कई बार हम बहुत तेज भाग रहे होते हैं, लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर भाग रहे होंगे तो हम मंजिल तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस रास्ते का भी असेसमेंट आपको करते रहना पड़ेगा मॉक टेस्ट के थ्रू, हमारी कहाँ गलती है। आप अपनी गलतियां फाइंड आउट करते रहिए, रिवीजन लगातार करते रहिए। एक लड़की थी यूपीएससी में, इस बार उसका सिलेक्शन हुआ, तो उसने मुझे एक आइडिया दिया था कि सर मैं रात को जब सोती थी ना तो मैं आधा घंटा ना बिस्तर पे लेटे लेटे सिर्फ ये प्लान पूरा लगाती थी कि आज मैंने दिन में क्या क्या किया। तो मॉर्निंग से मैं उसको पूरे को रिकैप करती थी, और चाहे मुझे वो क्वेश्चन 1 to 1 मेरे को क्वेश्चन याद नहीं होते थे कि क्या कौन से थे, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट सारे पता थे। तो बोली मैं आधे घंटे ना लगातार उन सारी चीजों को बार बार रिवाइज करते थे। सुबह उठ के ये किया, अच्छा उसमें ये पढ़ा, उसमें ये पढ़ा, अच्छा उसमें ये चीज रह गई, उसमें ये चीज रह गई। कहते मैं उसमें कुछ चीज रह जाती थी तो ये नहीं था कि नोट्स बनाती थी, लेकिन माइंड में रखते थे। तो बोला रोज आधे घंटे मेरी वो प्रैक्टिस होती थी और वो बहुत जरूरी होती थी। हाँ, वो बहुत इफेक्टिव है, तो वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मोटा मोटी बात हो गई। एक मुझे ये और बताना कि जो नए बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यस सर, तो उनको, जैसे आप जैसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फिजिकल भी अपने आप में एक समस्या होगी। जी सर। है ना, क्योंकि पढ़ाई में जब आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हो तो कई बार क्या होता है फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, उतना एक्टिव नहीं रह पाते। तो एक नया बच्चा जो सीपीओ की तैयारी कर रहा है या आपकी तरह दिल्ली पुलिस में थानेदार बनना चाहता है, तो पढ़ाई के साथ फिजिकल, पढ़ाई भी प्रॉपर लेके चलता रहे, फिजिकल भी लेके चलता रहे, तो पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आप क्या देना चाहोगे? सर फिजिकल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीपीओ ना भी दे रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, तैयारी करते वक्त थोड़ी हमारी हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगती है और हम ध्यान नहीं देते कि हमारी एफिशिएंसी भी कम हो रही है, हमारी स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है, हमारी आउटपुट भी कम होने लगती है, हम कंसंट्रेट भी कम कर पाते हैं। तो फिजिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो सर ये था कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था तो थोड़ी हेल्थ भी खराब होने लगी थी, तो उस वक्त मैंने सोच लिया था कि फिजिकल तो करना ही करना है। लाइक रनिंग तो मैं डेली करता ही था, बिल्कुल 1 घंटे वर्कआउट परमानेंट, जिससे कि बॉडी भी फिट रहे और माइंड भी फिट रहे। तो मेरा जब फिजिकल आया तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। हाँ, क्योंकि रेगुलर हैबिट बन चुकी थी, वो बहुत ईजी था मेरे लिए। 4-5 किलोमीटर में ऑलरेडी कर ही रहा था रोज। नाइस, तो बहुत ईजी टास्क हो गया मेरे लिए। नाइस। बाकी सर सबको ये फॉलो ही करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारा सीपीओ का फिजिकल है तो ही हमें करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बहुत इफेक्ट होता है हमारी बॉडी। हेल्थ इज प्रायोरिटी। और बाकी सर अभी नए पैटर्न पे क्या हुआ है, फिजिकल तो था ही, बाकी अभी क्या एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, टाइम का अब जो ये आया है मसला, अभी मैथ्स का रोल और रीजनिंग का रोल ज्यादा बढ़ेगा सर। क्योंकि सर जैसे मैं मॉक लगाता था पहले, तो हमारा क्या था, सीपीओ है, पता है हमें कि 15 मिनट में हम जीएस कर लेंगे और 15-20 मिनट में और 25 मिनट में इंग्लिश। अब हमारे पास 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम बच गया मैथ्स और रीजनिंग के लिए। हम क्वेश्चन करके उसे चेक भी कर सकते हैं, एनालाइज बहुत इजीली। हम 100% एक्यूरेसी, हर बार सर मेरी मैथ्स पे 100% एक्यूरेसी रहती थी, क्योंकि टाइम होता था। लेकिन अभी गेम बदलेगा, क्योंकि सर मैथ्स को 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना, आई फील की सीजीएल से ज्यादा टफ पड़ जाएगा ये, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है सर, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल की आपको स्पीड चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो अभी मैथ्स पे और रीजनिंग पे आपको कमांड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जीएस और इंग्लिश का जो टाइम है अब वो आपको नहीं मिलेगा। वो पहले कंपनसेट कर देता था। हमने कोई भी क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम ले लिया तो हमें पता है कि यार जीएस और इंग्लिश उतना टाइम लेना नहीं है, तो आराम से 40 मिनट में मैथ्स करेंगे, 45 में भी करेंगे तो भी चल जाना है। अभी वो तो है नहीं, तो और लेकिन आपको स्कोर उतना ही चाहिए। तो
कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा, इस बढ़ेगा मुझे लग रहा है। तो एक काम जो बच्चे करते थे कि 5 मिनट में जीएस का पेपर खत्म कर देते थे 10 मिनट में, वो अब नहीं है। अब वो नहीं रहेगा सर, अब तो सब सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज है। टाइम थे। लेकिन एक महीने में देखें तो ये अच्छा भी है कि बच्चा जीएस को सीरियस लेके उसमें असेसमेंट करेगा या उसमें जो ऑप्शन बढ़ाने की जो टेक्निक है उस पर ज्यादा फोकस कर जाएगा, एलिमिनेशन वाला पॉइंट जो है। जी सर। हाँ, लेकिन ये जरूर रहेगा कि जो मैथ और रीजनिंग में वो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लेता था, बाकी में जाता था, वो इस बार फंसेगा। वो फंसेगा। तो उसके लिए तरीका यही है कि प्रैक्टिस अपनी स्टार्टिंग में उसी को लेके चलो। प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी पड़ेगी मैथ्स की, क्योंकि भाई सीजीएल में 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आ गए तो 2 क्वेश्चन थोड़ा टाइम चाट लेता है, लेकिन 50 में वो 4 हो जाते हैं। और अगर गलती से वो किस्मत इतनी खराब हुई कि वो शुरुआत में ही 4 क्वेश्चन आ गए बस तो वो बड़ी दिक्कत है। तो क्वेश्चन छोड़ के जल्दी आगे ले जाना पड़ेगा। में एक चीज और भी होती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं, वहाँ पे 25 हैं और वैसे भी 200 क्वेश्चन हैं, तो आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम भी होती है उस दौरान भी कम। तो ये भी एक रीजन है कि सीपीयू में भी डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा। अच्छा कपिल, तू भी भाई 2021 के आसपास से तैयारी करनी स्टार्ट कर रहा है सर, और आज 2025 आ गया तेरी ड्रीम पोस्ट मिलते। तो इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया का यूज तो बहुत बड़ा हुआ। आप लोग करते थे सोशल मीडिया यूज या कंट्रोल करते थे? सर सोशल मीडिया बिल्कुल ही मतलब ये था कि यूज करना ही नहीं है, बस मैं व्हाट्सएप यूज जरूर करता था, बाकी इंस्टाग्राम तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सर इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में एक बार बनाई तो चला के देखा तो उसका पता चला कि इंस्टा क्यों नहीं चलाना चाहिए। क्यों? आप एक रील चला रहे हो, फिर आप स्क्रॉल करे जा रहे हो और पता नहीं चल रहा आप कब में आधा घंटा उस पे, और आपकी और आइज का थोड़ा ये होता है, स्ट्रेन आ जाता है, फिर आप क्लास भी नहीं ले सकते। और आज ही मैं को रिसर्च पढ़ने लग रहा था अभी, इसके यूरोप की किसी कंट्री की है। उन्होंने बताया कि जब आप रीलें स्क्रॉल करने की आदत डालते हैं ना तो आपकी दिमाग की जो चीजें समझने की ताकत वो कम होती चली जाती है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है और आपकी हर चीज में आदत है ना वो भागने की हो जाती है कि छोड़ो आगे चलो और वो नुकसान बदलने की। तो ये बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरफ ना जाया जाए। और कोई चीज आप जो बताना चाहें बच्चों को? सर मेनली तो मतलब जनरली सारे टॉपर्स बता ही देते हैं, स्ट्रेटजी भी हो पढ़ाई को लेकर, बट पर्सनली आई फील हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि सर हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जबकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जेन्युइन बात है। क्योंकि सर अगर हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी कर लें लाइफ में, कुछ भी तो अचीव कर लें, सर आप रेगरेट ही करने वाले हो। तो इसलिए हेल्थ इज प्रायोरिटी। अगर आपकी पढ़ाई भी खराब हो जाए और आपको लग रहा है कि हेल्थ आपकी खराब हो रही है तो पहले हेल्थ ठीक करिए फिर पढ़ाई करिए। तो सर मैं चाहूंगा कि हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और सर यहाँ पे क्या है, जनरली बच्चे तैयारी करने करोल बाग मुखर्जी नगर आ जाते हैं, यहाँ का खाना तो माशाल्लाह है बहुत ही, तो हेल्थ खराब होनी होती है। तो वहाँ पे हमें ध्यान देना थोड़ा सा कि हम फ्रूट्स कंज्यूम करें, फाइबर फूड लें और खाना भी थोड़ा कम ही खाएं तो अच्छा होगा। अल्पाहार करें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खाना खाएं लेकिन। यस सर, क्वालिटी फूड वो बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा खुद के लिए भी ये सोचता था कि डिप्रेशन जो चीज़ है ना, ये कभी ना कभी हर आदमी में आता है। डिप्रेशन मतलब नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो आदमी को ना अपनी कुछ चीजें निकाल के रखनी चाहिए जो उसकी बहुत जबरदस्त हो बाकी लोगों से। जैसे मुझे लगता है कि भाई मेरी फिटनेस जबरदस्त है बाकी लोगों से, तो ये चीज उस समय ना आपको ओवरकम करने में बहुत मदद देती है। क्या यार उनके पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, या उनके पास वो नहीं है, वो तो वो जरूरी। तो हेल्थ वाली चीज ऐसी है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो तो फिट फॉर रहना, मोटिवेटेड लगता है। अगर सामने वाला आपको, आप रनिंग करने जा रहे हो, आप इतने टाइम में रनिंग कर रहे हो तो एक मोटिवेशन मिलेगी, यार अरे मैं रनिंग भी कर लेता हूँ, यार मैं ये भी कर लेता हूँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक मोटिवेशन देता है। और ये रनिंग वगैरह तो बहुत जरूरी है, डोपामिन रिलीज ही नहीं होगा अगर आप ये करेंगे नहीं। आप पढ़ते रहें। और ये लड़कियों के लिए, मेरे बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि आप फिजिकल वर्कआउट करें। बहुत ज्यादा पढ़ने से भी बहुत बार सिलेक्शन नहीं होता है। आप कम पढ़ लें लेकिन हेल्दी माइंड रखें तो उससे सिलेक्शन ज्यादा आसानी से हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को देखने के लिए, और कपिल भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे प्रोग्रेस करते रहें। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।